हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लासरूम स्टडी। तो इस वीडियो में हम मिरर ऑफ कॉमन एरर का चैप्टर 8 और बहुत ही सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर वर्ब का करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, बिल्कुल वीडियो में आखिरी तक बने रहिएगा, क्योंकि ये सिर्फ मिरर ऑफ कॉमन एरर नहीं, पूरी इंग्लिश के लिए सबसे बेस्ट चैप्टर है जो आपको अच्छे से आना चाहिए। तो इसका हम सुपर फास्ट रिवीजन करेंगे, बहुत ही कम समय में बहुत ही ज़्यादा रिलेवेंट चीज़ें हम पढ़ लेंगे। उससे पहले जिसने भी हमारी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है वो जाके प्रीवियस वीडियोस देख लीजिए, इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। बाकी के सारे चैप्टर्स में करवा चुका हूँ। आते हैं विदाउट वेस्टिंग ओवर टाइम, हमारा चैप्टर स्टार्ट करते हैं वर्ब। ठीक है, तो फ्रेंड्स वर्ब क्या होती है? वर्ब वो होती है जो क्रियाएं हैं, जो भी काम हो रहा है उसे हम वर्ब बोलते हैं। ठीक है, वर्ब किस प्रकार की होती है? वर्ब दो प्रकार की होती है, एक ऑक्सिलरी वर्ब जिसे हम हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं, और एक मेन वर्ब। ठीक है, जिसे हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। ऑक्सिलरी को भी दो पार्ट में हम करते हैं, एक प्राइमरी और एक मॉडल। वहीं मेन वर्ब हमारी होती है ट्रांजिटिव एंड इनट्रांजिटिव। ठीक है, ऑक्सिलरी में क्या क्या आता है? ऑक्सिलरी में जो प्राइमरी वर्ब्स होती है वो हमारी बी वर्ब्स होती हैं। ठीक है, बी वर्ब्स कौन कौन सी? यहाँ पे देखिए, इज, आर, एम, वॉज, वर, ये हेल्पिंग वर्ब हम यूज़ कर सकते हैं, जैसे ही इज़ गोइंग टू स्कूल, ऐसा करके। बी, बीन और बीइंग, ये हमारी बी वर्ब होती है प्राइमरी में, है ना। उसके बाद हैव वर्ब कौन सी? हैज़, हैव, हैड जो हम यूज़ करते हैं वो हमारी हैव वर्ड होती है। डू कौन सी? डू, डज, डिड जो हम यूज़ करते हैं ये हमारी ऑक्सिलरी वर्ब में सारी काउंट होती है। वहीं हम मॉडल वर्ब पे जाएं तो मॉडल वर्ब्स कौन कौन सी होती है? कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, वुड, ये सब हमारी यूज टू, ऑट टू, ये सब हमारी मॉडल वर्ब्स होती हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब मेन वर्ब की बात करते हैं। मेन वर्ब क्या है? जैसे मैं आपको बताता हूँ, ही इज गोइंग टू स्कूल, ये हमने यूज़ करा। तो ये इज हमारा कौन सा है? हमारी प्राइमरी वर्ब है और ये हमारी हो जाएगी हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, गोइंग हमारा जाना, ये हमारी हो जाती है मेन वर्ब। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। इतना आपको समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। अब मेन वर्ब में क्या होता है? दो पार्ट्स हो गए हैं, एक ट्रांजिटिव वर्ब, एक इनट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, तो ट्रांजिटिव वर्ब और इनट्रांजिटिव वर्ब में डिफरेंस क्या मैं आपको बता देता हूँ। इनट्रांजिटिव वर्ब वो होती है जो अपने बाद ऑब्जेक्ट नहीं लेती है। ठीक है, और ट्रांजिटिव वर्ब वो होती हैं जो अपने बाद ऑब्जेक्ट लेती हैं। ठीक है, तो ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है। जिसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा वो इनट्रांजिटिव नहीं, जिसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं आएगा वो इनट्रांजिटिव हुई, जिसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा वो ट्रांजिटिव हुई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, है ना। अब मॉडल वर्ब के बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं। बी के बाद V3 अर्थात ING का प्रयोग होता है। बी कौन कौन सी? इज, एम, आर, वॉज, वर, ये हमने जो पढ़ी थी, इज, एम, आर, वॉज, वर। इसके बाद हमेशा वर्ब में ING का प्रयोग होता है, यह हमें पता है। ठीक है, जैसे ही इज ट्राइंग, इसके बाद ट्राइंग। ठीक है, ये मैंने आपको शायद उसमें भी बताया है, टेंस वाली वीडियो में भी बताया है। ये हमारा हो जाता है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। ठीक है, नेक्स्ट है मेनी बुक्स वर स्टोलन। ठीक है, ये हमारा हो गया एक्टिव। बट अगर हम पैसिव में यूज़ करते हैं ट्रांसलेट हमारी बी वर्ब को, तो बी हमारी V3 फॉर्म में आती है, मतलब इसके थर्ड फॉर्म में। जैसे वर है, ठीक है, वर स्टोलन होगा क्योंकि ये पैसिव में है। ठीक है, एक्टिव पैसिव में उसको और डिटेल में बताऊंगा कि किसको किस में चेंज करते हैं, कौन सी वर्ब को किस में चेंज करा जाएगा, ये मैं थोड़ा एक्टिव पैसिव में बताऊंगा। ये एक बेसिक चीज़ आप याद रखना कि अगर बी जो हमारी वर्ब है उसके साथ अगर V3 आ रहा है तो ये सेंटेंस पैसिव फॉर्म में जा रहा है। ठीक है, मतलब इसका जो सबसे आगे पहले ऑब्जेक्ट होगा, फिर ये हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब, देन इसका सब्जेक्ट होगा। बट यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं है। ठीक है, यहाँ पे टाइम है। अगला, बीइंग का प्रयोग हमेशा पैसिव में होता है, ये हमारा एक पॉइंट है। अगर हम बीइंग यूज कर रहे हैं तो याद रखना टेंस हमारा पैसिव वॉइस ही है। नेक्स्ट, हैव के किसी रूप के साथ V3 का प्रयोग होता है तो यह किसी कार्य को पूरा का संकेत देता है। हमें पता है हैज, हैव हम काय में यूज कर सकते हैं, हैज, हैव, हैड, ये हम यूज करते थे हैज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, हैव प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, और हैड हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस में। और परफेक्ट टेंस का मैंने आपको जैसे ही बताया था टेंस वाली वीडियो में कि जो काम हो पूरा हो चुका है उसको हम परफेक्ट टेंस में रखते हैं। तो ठीक है, जैसे ये हैज, हैव, हैड के साथ हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करी। ठीक है, समझ में आया? डू के किसी के रूप के साथ V1 का प्रयोग होता है। डू वाली फॉर्म कौन सी? डू, डिड और डस,
ये 3 है। इसके साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ये दिमाग में बिठा लेना। जैसे डू, डज, डिड, ये 3 है, इसके साथ ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, हम यहाँ पे कंफ्यूज आते हैं डिड में। जैसे डिड के साथ हम क्या सोचते हैं कि यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म होनी चाहिए क्योंकि पास्ट टेंस आ रहा है, बट क्वेश्चन ऐसी एसएससी बनाता है यहाँ पे डिड के साथ वो पास्ट में दे देगा, बट आपको यहाँ पे वर्ब को प्रेजेंट में करना और उसे करेक्ट करना और 2 मार्क्स हासिल करना है। इसी साथ वीडियो को लाइक कर दीजिए, आपके 2 मार्क्स बढ़वा दिए मैंने। आगे बढ़ते हैं। ध्यान रखें, इन नियमों का उल्लंघन कर दिए गए सहायक क्रियाओं को वर्ब के वैसे रूप में प्रयोग कर प्रॉब्लम दिया था। जैसे हाँ मैंने आपको बताया अभी, ये डिड है, डिड दे नॉट हर्ड, हर्ड इज अ वर्ब का थर्ड फॉर्म या सेकंड फॉर्म, तो हमें इसे फर्स्ट फॉर्म में यूज करना है डिड के, तो हमें वो ध्यान रखना है। हियर आएगा मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, इस इनके संबंध में सॉरी निम्नलिखित तथ्यों को याद रखें। इनके बाद हमेशा V1 का प्रयोग होता है। मॉडल वर्ब्स कौन कौन सी याद हो तो हमने पढ़ी थी, कैन, कहाँ गई, कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, मस्ट, यूज टू, डेयर, ऑट टू, ये हमारी सब है मॉडल वर्ब्स। इनके बाद हमेशा V1 है, ये आपको पता ही हो गया अब। जैसे कैन V1, कैन, विल, हेल्प V1। 2 मॉडल वर्ब को हम एंड के साथ जोड़ते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। ऑट टू, यूज टू को छोड़कर कोई भी मॉडल वर्ब के बाद टू नहीं लेता है, मतलब सिर्फ ऑट के बाद टू आएगा, यूज के बाद टू आएगा, कैन के बाद टू नहीं आएगा, ये हमेशा ध्यान रखना है। ठीक है, इतना समझ में आया। अर्थात मॉडल के बाद इन्फिनेटिव प्रिंसिपल टू का प्रयोग नहीं होता, किंतु टू का प्रयोग करके प्रॉब्लम देते हैं। हे विल टू फिनिश द वर्क, ऐसा तो कहीं से कहीं तक नहीं, आपको खुद को समझ में आ जाएगा इतना सब। तो नेक्स्ट है, 2 मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग एक साथ नहीं होता। शुड और मस्ट का प्रयोग हम एक साथ नहीं करेंगे। ठीक है, जैसे कि हमने यहाँ पे ऊपर देखा था, हमने यहाँ पे एंड से जोड़ा था कैन और विल को, कैन और विल को हमने एंड से जोड़ा था, हमने कैन विल नहीं करा था। तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना, हमें यहाँ इस पर कोई बीच में एक कंजक्शन लगाना पड़ेगा जो दोनों वर्ब को जोड़े। ठीक है, जैसे शुड और मस्ट का प्रयोग एक साथ किया गया है जो गलत है। उपयुक्त वाक्य में तो सिर्फ शुड का प्रयोग होगा या तो सिर्फ मस्ट का, या शुड एंड मस्ट एंड के साथ इसको हम करेंगे। ठीक है, 2 मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग एक कंजक्शन के साथ जोड़कर होता है, ये मैंने अभी आपको बताया, एक कंजक्शन बीच में जोड़ दिया। मॉडल ऑक्सिलरी सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के अनुसार नहीं होता है, अर्थात सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल, मॉडल ऑक्सिलरी के रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता है। भाई मॉडल जो ऑक्सिलरी वर्ब होती हैं उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है चाहे प्लूरल है। ठीक है, सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, वो जैसी थी वैसी ही रहेंगी। लेकिन एक्सेप्शन, नीड तथा डेयर मॉडल ऑक्सिलरीज हैं जो मेन वर्ब भी हैं, अतः ऐसी स्थिति में न तो इनका सिंगुलर नीड्स नॉट या डेयर नॉट हो सकता है, न ही इनके बाद टू का प्रयोग हो सकता है, अर्थात अन्य मॉडल्स की भांति ये कार्य करती हैं। ठीक है, नीड्स और डेयर्स, ये चीज़ रखना, नीड्स नॉट नहीं होगा और डेयर्स नॉट नहीं होगा, डेयर्स नॉट नहीं होगा। जैसे कि नीड नॉट, ना कि नीड नॉट, ये गलत है, ये सही है। ठीक है, तो इस चीज़ का हमें बहुत ही ध्यान रखना है। ओके, नेक्स्ट है हमारा डेयर नॉट, हमने लगाया, ये एक्यूरेट है, डेयर्स नॉट हमें करना नहीं है। ठीक है, नेगेटिव बनता है तो टू नहीं लगेगा, इतना आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे हमने नॉट लगाया है, ठीक है, तो यहाँ टू मीट नहीं आएगा। ठीक है, टू भी हमारा नहीं आएगा, डेयर नॉट टू मीट नहीं आएगा, या नीड नॉट टू डू नहीं आएगा, यहाँ पे टू भी एलिमिनेट हो जाएगा कि नीड नॉट नेगेटिव में जा रहा है सेंटेंस। ठीक है, इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है व्हेन यूज्ड एज मॉडल वर्ब, ये चीज़ का भी ध्यान रखना है। अगर नीड और डेयर को हमने मॉडल वर्ब की तरह यूज़ करा है, नेगेटिव में जा रहा है तो टू बिल्कुल नहीं आएगा, है ना, और इसका ना ही हम प्लूरल बनाएंगे। आगे बढ़ते हैं। जब नीड तथा डेयर का प्रयोग सहायक क्रिया के रूप में इंट्रोगेटिव वाक्य में हो, जैसे डेयर ही बाय अ कार, नीड ही गो नाउ। ठीक है, इन दोनों में भी इसको डेयर्स नहीं करेंगे या नीड्स नहीं करेंगे, क्योंकि इसको हमने इंट्रोगेटिव सेंटेंस में एज अ मॉडल वर्ब की तरह यूज़ करा गया। अगला है, जब डेयर तथा नीड का प्रयोग मुख्य वर्ब के रूप में हो तो सामान्य वर्ब को किसी तरह
सामान्य वर्ब की तरह इनका प्रयोग होता है, जैसे दे नीड सम मनी, दे डू नॉट नीड सम मनी। अब यहाँ पे नीड क्या है, नीड खुद एक मेन वर्ब की तरह काम कर रहा है, तो उसको हम नॉर्मली जैसे यूज़ कर सकते हैं वैसे यूज़ करेंगे, इसमें कोई बदलाव नहीं रहेगा। अगला है, ध्यान रखें जब प्राइमरी ऑक्सिलरी तथा एक मॉडल वर्ब का प्रयोग एंड से जोड़कर किया जाता है, मतलब एक ऑक्सिलरी वर्ब, ऑक्सिलरी कौन कौन से हुई, जैसे बी डू है हुआ और एक हमारी मॉडल वर्ब हो गई, इसको हम एंड से जोड़ रहे हैं, तो आवश्यकता अनुसार दोनों ऑक्सिलरीज के लिए वर्ब के रूप के फॉर्म में स्पेस्ट कर देना चाहिए। कैसे, यहाँ पे हैज़ है, हमें पता है हैज़ के साथ हमें V3 लगाना पड़ता है, तो हमने यहाँ हैज़ के लिए V3 लगा दिया, एंड से जोड़ दिया, फिर हमने विल लगा दिया। विल एक मॉडल वर्ब है जो V1 लेती है अपने साथ में, तो हमने उसके साथ V1 लगा दिया, है ना। सेंटेंस क्या, ही हैज़ डन एंड विल डू अ वर्क। अब इसमें क्या किया जाता है, यहाँ डन हटा दिया जाता है, जैसे ही हैज़ एंड विल डू द वर्क, या ही हैज़ डन एंड विल अ लॉट ऑफ वर्क, इस तरीके से इसको दिया जाएगा। तो इस चीज़ का हमको ध्यान रखना है। अकॉर्डिंग टू दिस ये ऑक्सिलरी है, तो उसके अकॉर्डिंग जो वर्ब आनी है वो वर्ब आएगी। ये मॉडल है तो इसके V1 जो आनी है वो आएगी, ठीक है। इस तरह का पूरा आपको, जैसे मीरा हैज़ एंड विल वर्क हार्डर, विल के साथ तो हमने V1 लगा दिया, लेकिन भाई हैज़ का सब्जेक्ट, हैज़ का वर्ब जो वर्ब है वो कहाँ है भाई, ये वर्ब तो V1 तो लेगा नहीं हैज़, ठीक है। तो हैज़ के बाद हमने लिया वर्कड, मीरा हैज़ वर्कड एंड विल वर्क हार्डर, ठीक है। इस तरीके से इसमें टेंस बनाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं हम, 3 वर एंड 1 वॉज। अब देखिए यहाँ पे दोनों तो पास्ट है, ठीक है, दोनों के बाद V3 हमने यूज़ करा है, तो यार हमें बार बार V3 की यूज़ करना है, या हमने एक जगह वॉज एक जगह वर्क यूज़ करा है, तो इस चीज़ में आपको ये ध्यान रखना है कि हमारा जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमें उसका वर्ब जो है वो प्लूरल हो या सिंगुलर हो वो चूज़ करना है। जैसे 3 है, यहाँ पे 3 है, तो 3 के लिए हमने वर्ब लगा दिया वर, ठीक है। किल्ड उसका V3 फॉर्म है वर्क के अकॉर्डिंग, ठीक है। एंड से हमने इन दोनों को जोड़ दिया हमारे, देन हमने 1 आ गया, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया सिंगुलर, इसके अकॉर्डिंग हमने वॉज वर्ब लगाई, ठीक है। अब ये वॉज है पास्ट में जा रहा है, तो हमने साथ हमारा V3 फॉर्म या V2 फॉर्म लगा दिया, ठीक है। इस तरह का कंस्ट्रक्शन हमें ध्यान रखना है। थोड़ा सा टेंस पढ़ते वक्त रोज आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा, और इस सारी वीडियो को 1-2 बार और देखना है, क्योंकि तभी आपको ये दिमाग में एक बार में बैठ जाएगा, आपको प्रैक्टिस की जरूरत नहीं पड़ेगी, बार बार वीडियो देख लेंगे तो कुछ। ध्यान रखें इस प्रकार के वाक्यों में सिंगुलर सब्जेक्ट या प्लूरल सब्जेक्ट के बाद प्रयुक्त होने वाले वर्ब को हटाकर प्रॉब्लम दिया जाता है। जैसे 2 वर इंटेलिजेंट बट 1 डल। नहीं भाई, यहाँ 2 के लिए लगाया था वर, लेकिन 1 के लिए भी हम वर नहीं यूज़ कर सकते, 1 के लिए हमें अलग से एक वॉज लगाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे वर है पास्ट में जा रहा है, तो हमें पास्ट सेंटेंस ही यूज़ करना पड़ेगा, तो हमें यहाँ पे सेंटेंस करेक्ट वॉज लगा के करना पड़ेगा, ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट है 1 वॉज ब्यूटीफुल, ठीक है, बट 2 अगली। नहीं भाई ये भी गलत, 1 के हिसाब से तो हमने वॉज लगा दिया, वॉज के हिसाब से हमने एक एडजेक्टिव दे दिया, कॉम्प्लीमेंट दे दिया, बट हमने कंजक्शन लगा दिया दोनों टेंस के जोड़ने के लिए, ठीक है। बट के बाद हमने दूसरा हमारा 2 सब्जेक्ट ले लिया, उसके बाद हमने डायरेक्ट वर्ब ले लिया, अगली कॉम्प्लीमेंट ले लिया। नहीं भाई 2 के साथ हमें वॉज नहीं यूज़ करना, 2 के साथ हमारा वर आएगा, तो हमें यहाँ पे बीच में एक वर एड करना पड़ेगा, तो हमारा सेंटेंस इंप्रूव हो जाएगा, ठीक है। इतना समझ में आया। अब क्या होता है, नोट उन्होंने दे रखा है क्लियरली भाई यहाँ पे कि बोलचाल की भाषा में हम प्रश्न में दिए गए वाक्य को शुद्ध मानते हैं, क्योंकि बोलचाल की भाषा में थोड़ा सा अलग हो जाता है, बट एक्चुअल में जो हमारे एग्जाम में आता है, जो इसको एक्चुअल इसकी ग्रामर है प्रॉपर, वो इस तरीके से आपको फॉलो करना है, ठीक है। ये इंस्टाग्राम वगैरह फालतू अपन कुछ भी इंग्लिश यूज़ करते हैं और अपनी पूरी वो बिगाड़ ली अपन ने इंग्लिश। अब थोड़ा सा उससे अलग हट जाओ और यहाँ पे ध्यान दो कि अपने एग्जाम में ही आना है, जल्दीबाजी में अपन गलत कर देंगे। मेन वर्ब और हमारे क्या है प्रिंसिपल वर्ब, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। हमने ऑक्सिलरी वर्ब पूरी पढ़ ली, ऑक्सिलरी वर्ब में हमने ऑक्सिलरी मॉडल वर्ब्स पढ़ लिया, ठीक है। ये दोनों पढ़ने के बाद अब हमारी बारी आती है मेन वर्ब की। मेन वर्ब के प्रयोग में संबंधित कई प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे किसी खास वर्ब के बदले किसी अन्य वर्ब का प्रयोग जिससे वाक्य में मीनिंगफुल नहीं हो पाता है, जैसे ही रेज्ड अ प्रॉब्लम के बदले ही रोज अ प्रॉब्लम। अरे भैया यहाँ पे दोनों का मीनिंग ही अलग है। रेज्ड करना मतलब उठाना, और रोज मतलब उठना, राइज रोज राइजन उठना, तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन उठना एंड उठाना।
उठते हम खुद से और उठाना कोई और आवाज़ उठाता है इस तरीके से। तो यहाँ पे हम प्रॉब्लम को उठा क्या करेंगे, प्रॉब्लम उठना है कि उठाना होगी, यहाँ पे उठाना यूज़ होगा। तो इस तरीके से हमें याद रखना है कि कहाँ क्या यूज़ करना है। जैसे हु डिस्कवर्ड रेडियम के बदले हु इन्वेंटेड रेडियम। अब यहाँ इन्वेंशन और डिस्कवरी में भी दोनों में बहुत अंतर होता है। इन्वेंशन क्या होता है, डिस्कवरी क्या होती है, दोनों डिफरेंट है। इन्वेंशन और डिस्कवरी जिस तरीके से अलग है, वैसे ही यहाँ पे और भी वर्ड्स दे रखे हैं, कैसे बियर, बोर, बॉर्न या बॉर्न। ठीक है, वहीं बॉर्न का जो यूज़ होता है वो हमेशा पैसिव में होता है। ये चीज़ आपके दिमाग में बनना है, जन्म देना, ढूंढना, सहना। ठीक है, इसका मतलब तीन तीन होते हैं। वहीं फाइंड का सेकंड फॉर्म फाउंड एंड थर्ड फॉर्म भी फाउंड, ये हो गया पाना। लेकिन फाउंड भी एक वर्ब है। अब अपन फाउंड से ये समझेंगे कि यहाँ दोनों सेम, नहीं, ये दोनों अलग अलग है। यहाँ पे नींव डालना होता है। जैसे कि किसी चीज़ को फाउंड करना, किसी इंस्टीट्यूट को फाउंड करना, या किसी बुक का फाउंडर, या किसी भी चीज़ का फाउंडर हम बोलते हैं ना, तो ये वाला फाउंड है। इसका हमारा वर्ब सेकंड होगा फाउंडेड एंड फाउंडेड। ठीक है, हैंग मतलब लटकाना, हंग मतलब उसका सेकंड, हंग मतलब उसका थर्ड फॉर्म। लेकिन यहाँ पे हैंग मतलब फांसी देना भी होता है, लटकाना और फांसी देना। और फांसी देने में अगर पास्ट करना है तो हैंग्ड करेंगे। ठीक है, अगर ने हमने ये वाले हैंग को हैंग कर दिया तो वो फांसी देने के सेंस में चले जाएगा, या ये हैंग को हंग कर दिया तो ये चलेगा लटकाने में। लेकिन लटकाना और फांसी देना है, इस पर बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं डायरेक्टली, तो आपको वो चीज़ का ध्यान रखना है। एसएससी डायरेक्ट इस पर बहुत सारे क्वेश्चन पहले भी पूछ चुका है। नेक्स्ट है लाई। लाई मतलब लेटना, ले मतलब लेटना। ठीक है, और लाई मतलब झूठ बोलना। अब देखिए यहाँ पे भी लाई है, यहाँ पे भी लाई है, दोनों का मतलब अलग अलग है। ठीक है, झूठ बोलना भी होता और लेटना भी होता। अब यहाँ पे लाई का सेकंड फॉर्म है ले, लेकिन यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म में भी आता है लेटना। ठीक है, और यहाँ पे लाई का सेकंड फॉर्म है लाइड। ठीक है, यहाँ पे भी लाइड। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये सेकंड फॉर्म लाइड, लाइड मतलब ये झूठ बोलने का, लेड मतलब ये लेटने वाला सेंस है। और ले और लेन भी हमारे, ले को हम सेकंड में भी यूज़ कर सकते हैं और फर्स्ट में भी यूज़ कर सकते हैं, दोनों का मतलब अलग है। ये है लेटाना और ये है लेटना। अगर आप खुद लेट रहे हो तो सेकंड फॉर्म में ले यूज़ करोगे, और आप लेटा रहे हो तो फर्स्ट फॉर्म में ले यूज़ करोगे। ठीक है, लेटाना या डालना। ठीक है, अगला राइज। अभी हमने पढ़ा था राइज रोज वाला टेंस। राइज मतलब जगना, रेज मतलब उठाना, उठना। ये देखिए, ये उठना और ये उठाना। ठीक है, जैसे राइज का रोज राइजन, रेज का रेज्ड एंड रेज्ड। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। कुछ ऐसे वर्ब हैं जिनके दो पार्टिसिपल के रूप और दोनों के प्रयोग में अंतर है। ठीक है, दोनों पास्ट पार्टिसिपल के रूप में यूज हुए हैं और दोनों में अंतर है। इस पर आधारित प्रॉब्लम दिए जाते हैं, कैसे द लीड हैज मेल्टेड के बदले द लीड हैज मोल्टन। ठीक है, द शिप हैज शंक के बदले द शिप हैज संकन। ये मॉल्टन और शंकन ये पार्टिसिपल्स हैं, इसके बारे में मैं आगे आपको बताता हूँ। देखिए कैसे, अगली स्लाइड में हमारे भैया कहाँ गया, ये रहा। ये देखिए कुछ ऐसे शब्द जो देखे गए हैं। अब देखिए बाइंड, बाउंड थोड़ा ढंग से नहीं दिख रहा है, थोड़ा और जूम कर लेते हैं। बाइंड, बाउंड, बंडन, ये हमारा हो गया एडजेक्टिव। ठीक है, ये हमने वर्ब की ये वाले से जो फॉर्म है V3 फॉर्म में, अगर हमने en लगा दिया है ना, तो हमारा एक एडजेक्टिव बन जाएगा और एक पार्टिसिपल बन जाएगा। ड्रंक का ड्रंकन, गॉड का गॉटन, शंक का शंकन, शंक का शंकन, स्ट्रक का स्ट्रिकन, क्लैफ का क्लोवन, ग्रीप का ग्रेवन, मेल्टन मेल्टेड का मोल्टन। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ये इस तरीके से इसको चेंज किया जाता है। अब इसका यूज़ क्या है, V3 के खंड ए में दिए गए पास्ट पार्टिसिपल का रूप V3 है, अर्थात V3 के तीसरे रूप का काम करता है। जैसे अ शिप हैज संकन, ये वर्ब का थर्ड फॉर्म की तरह काम कर रहा है ना। ही हैज ड्रंकन, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म में काम कर रहा है। लेकिन वहीं यहाँ कर बी वाला सेकंड, ये वाला सेक्शन जो ये वाला बी वाला सेक्शन है, या अभी हमने इसका वर्ब का नॉर्मल हमने V3 फॉर्म बताया था। अब ये जो हम सेक्शन बता रहे हैं इसका यूज कैसे होगा, देखिए हमने ऊपर टेंस पढ़ा था अशिप है शंकन, अब यहाँ पे हम लिख रहे हैं अशंकन शिप। ठीक है,
तो यहाँ पे इसका काम है एडजेक्टिव की तरह। ये मैंने लास्ट वीडियो शायद एडजेक्टिव, 1-2 वीडियो पहले एडजेक्टिव पढ़ाया है कि नाउन की विशेषता जो बताता है वो होता है भाई हमारा एडजेक्टिव। यहाँ पे शिप कैसी है, शंकन डूबी हुई, ठीक है। तो इस तरीके से नाउन की विशेषता इसने बताई है। तो शंकन हमने वर्ब को वर्ब से बनाया है, ठीक है। ये खुद एक परमानेंट एडजेक्टिव नहीं, इसको हमने वर्ब से डिफाइन करा गया। तो ये हमारा एडजेक्टिव हो गया। जैसे अ मच ड्रंकन मैन, मैन हमारा नाउन है, मैन कैसा है, मैन ड्रंकन है, पिया हुआ आदमी है। तो मैन की विशेषता बताई हमने, तो वो एडजेक्टिव कहलाते हैं। ड्रंक एक वर्ब है, उसमें ईएन लगा के हमने इसको एडजेक्टिव बनाया है, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको यूज कर सकते हैं। अतः यदि वाक्य वन में शंक की जगह शंकन का प्रयोग करें, ठीक है, तो गलत हो जाएगा। मतलब ये कहना चाह रहा है कि यहाँ पे हम ड्रंक की जगह ड्रंकन कर दें और यहाँ ड्रंकन की जगह ड्रंक कर दें। अ मच ड्रंक मैन, इस तरीके से के प्रॉब्लम दिए जाते हैं। मच ड्रंक मैन नहीं, ड्रंकन मैन, ठीक है। ही हैज़ ड्रंक मच नहीं, ये नहीं, ही हैज़ ड्रंकन मच नहीं आएगा, ही हैज़ ड्रंक मच, ठीक है। अब हमारा अगला इन्फिनेटिव पे बढ़ते हैं, वर्ब का नेक्स्ट फॉर्म। इन्फिनेटिव इज नॉन फाइनाइट वर्ब का वह रूप है जो टू के साथ या टू के बिना प्रयुक्त तो होता है। कैसे भैया, आप ध्यान रखते हैं। अच्छा, उससे पहले एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, नॉन फाइनाइट वर्ब और फाइनाइट वर्ब में क्या फ़र्क है, ये मैंने आपके लिए बनाया है। नॉन फाइनाइट वर्ब वो होते हैं जो अपना फॉर्म चेंज कर सकते हैं। कैसे? अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, ठीक है। जैसे कि आई एम एंड ही इज, चेंज हो गया, ये एम ये इज, तो ये हमारी फाइनाइट वर्ब हो गई। ये अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अपना रूप चेंज कर दिया, तो दीज आर आवर फाइनाइट वर्ब्स, ठीक है। अब नॉन फाइनाइट वर्ब्स, नॉन फाइनाइट वर्ब्स कौन सी होती हैं? जो डू नॉट चेंज फॉर्म, वो अपना फॉर्म चेंज नहीं करती है अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट नंबर, ठीक है। कैसे? अभी हमने फाइनाइट वर्ब में क्या पढ़ा था, ही इज, बट दे वर आएगा, है ना, या दे आर आएगा, क्योंकि दे इज अ प्लूरल और ये आर इज प्लूरल, इज सिंगुलर, तो हमने सिंगुलर, दे इज नहीं लगाएंगे, तो ये अपने प्लूरल या नॉन प्लूरल के हिसाब से, सिंगुलर के हिसाब से बदल जाती है। लेकिन नॉन फाइनाइट वर्ब ऐसा नहीं होती है, वो सेम ही रहती है, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो। कैसे? आ जाइए, अब ध्यान से देते हैं। इन्फिनेटिव क्या, एक नॉन फाइनाइट वर्ब है, ठीक है। ये सेम रहेगी, सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, उस तरह। आई वॉन्ट टू गो, इन्फिनेटिव विथ टू, ठीक है। दिस इज टू गो, टू के साथ प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इज कॉल्ड इन्फिनेटिव, ठीक है। ये आपके दिमाग में बैठा लीजिए कि वर्ब के टू अगर लगाया उसके साथ बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में, तो दोनों मिलकर एक इन्फिनेटिव बनाती है। नेक्स्ट है लेट हिम गो, इन्फिनेटिव विदाउट टू, ठीक है। यहाँ पे गो के पहले टू नहीं लगाया, बट दिस इज ऑल्सो अ इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव के प्रयोग कर्ता के रूप में, जैसे कि सब्जेक्ट के रूप में उनका कहना है, टू स्विम इज अ गुड एक्सरसाइज, टू लगा दिया हमने, स्विम लगा दिया जो कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है, ठीक है, जो हमारे सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, ठीक है। टू स्विम इज अ गुड एक्सरसाइज, तो दिस इज अ कंस्ट्रक्शन ऑफ इन्फिनेटिव टेंस, ठीक है। इन्फिनेटिव के साथ हमने कंस्ट्रक्शन करा। आगे बढ़ते हैं। सब्जेक्ट के रूप में देख लिया, ऑब्जेक्ट के रूप में देख लीजिए। नो वन वॉन्ट टू डाई, टू डाई इज अवर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, एंड वॉन्ट कौन है, दिस इज हमारा सब्जेक्ट, ठीक है। नो वन इज अवर सब्जेक्ट, वॉन्ट इज अवर वर्ब, टू डाई इज अवर ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो हमने इन्फिनेटिव का प्रयोग ऑब्जेक्ट की तरह भी देख लिया। वर्ब की तरह ही इज टू गो, जब हमने कॉम्प्लीमेंट दे दिया भाई इसको, ठीक है। नेक्स्ट है पर्पस या कॉज की तरह। कैसे भाई? टू बाय, ये एक पर्पस हुआ। ही सोल्ड हिज वॉच टू बाय बुक्स, मतलब उसने अपनी घड़ी बेच दी, है ना, अपनी बुक को खरीदने के लिए, ठीक है, किताब खरीदने के लिए एक पर्पस हो गया हमारा, ठीक है। वहीं ही स्टार्टेड वीपिंग टू सी हिज सन, दिस इज अ कॉज, बेटे को मरा देखकर, है ना, वो वीपिंग मतलब रोने लग गया, ठीक है। रोने का कारण बेटे के मरा देखना हुआ, ठीक है, तो ये एक कॉज हो गया। टू सी हमारा एक कॉज की तरह यहाँ पे यूज हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बी पॉइंट, आस्क, एडवाइस, अलाउ, कमांड,
force, forbid, invite, encourage, compel, beg, order, imagine, instruct, permit, persuade, tell, require, remind, each आदि के बाद ऑब्जेक्ट प्लस टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है। ये दिमाग में बिठा लेना, दिस इज द रूल। जो भी बाहर दूसरी वीडियोस में रूल रूल करके बनाते हैं, ये सारा इस बुक में से निकला हुआ है, जो कि हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे ही एडवाइज्ड मी, दिस इज अवर ऑब्जेक्ट, टू डू इट अ वंस। ठीक है, समझ में आया? एडवाइस आ गया, ऑब्जेक्ट आ गया, टू आ गया, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो गया, ये हमारा एक कंस्ट्रक्शन हो गया। ठीक है, दिस इज अवर एक्टिव वॉइस। अब ओके, शी कंपेल्ड यू टू लीव द प्लेस। ठीक है, कंपेल आ गया हमारा, जो हमने भी ऊपर पढ़ा था, ऑब्जेक्ट आ गया, टू आ गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई, दिस इज अवर एक कंस्ट्रक्शन। ठीक है, इस तरीके से हम यूज करते हैं। कौन कौन से? ये भी अपन ने जो अपन ने ये सब पढ़े हुए हैं इनका। ठीक है, एक बार पढ़ लेना अपने याद करने के लिए। ठीक है, अगली बार अगर एग्जाम में आए तो आपको ध्यान रहे। किंतु यही जो वर्ड है, अगर ये पैसिव में हो, अभी क्या कर रहे थे हम, एक्टिव की बात कर रहे थे, ये ऑब्जेक्ट प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। लेकिन अगर ये टेंस पैसिव में हो तो हमें यहाँ से हमारा ऑब्जेक्ट हटा देना है। ठीक है, यहाँ से हमारा ऑब्जेक्ट रिमूव हो जाएगा, टू प्लस वी वन ही आएगा यहाँ पे, परमिट टू प्लस वी वन। अब भैया एक्टिव और पैसिव कैसे पहचानना है? बहुत ही जल्द इसका चैप्टर है मिरर का, मैं आपको अच्छे से पूरा एक एक डिटेल में बताऊंगा। हालांकि फिर भी अभी थोड़ा सा आपको बता देता हूँ एक्टिव और पैसिव कैसे पहचानना। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, दिस इज द एक्टिव टेंस। पैसिव टेंस इज ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस सब्जेक्ट इज अ पैसिव टेंस। मतलब जो वर्ब है, वर्ब ये चीज, काम क्रिया कौन कर रहा है, अगर क्रिया जो कर रहा है वो पहले लिखा हुआ है तो एक्टिव है, क्रिया जो कर रहा है वो बाद में लिखा हुआ है तो वो पैसिव टेंस है। इतना सा आपको ध्यान रखना है। देखिए, परमिटेड, परमिशन किसने दी? हिम ने दी। किसको? शी को। ठीक है, तो ये एक्चुअल परमिटेड, परमिशन देने का काम किसने करा? हिम ने करा। तो सब्जेक्ट इसका बाद में आ गया और यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो गया जिस पे को ये दिया। तो ठीक है, ये कंस्ट्रक्शन रिवर्स हो गया तो हमारा पैसिव टेंस हो गया। वहीं हम ऊपर देखें, कंप्लेन, एडवाइज्ड है ना, ही एडवाइज्ड, एडवाइस किसने दी? ही ने, तो ये हमारा सब्जेक्ट। किसको दी? मी को, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट, तो ये हमारा हो गया एक्टिव टेंस। ठीक है, कंस्ट्रक्शन समझ में आ गया, तो इस तरीके से हम पहचानेंगे। अगला है हमारा लाइक, वॉट, विश, प्रॉमिस आदि के बदले बाद ऑब्जेक्ट प्लस टू वी वन या सीधा टू प्लस वी वन का प्रयोग किया जाता है। सिंपल है, लाइक, विश, वॉन्ट, प्रॉमिस, ये दिमाग में बैठा लो। आई वॉन्ट एवरीवन टू लिसन टू द नोटिस। ठीक है, ये हमारा एवरीवन ऑब्जेक्ट है, वॉन्ट है, ये टू है, ये वी वन है। वहीं हमारा वॉन्ट है, टू है, वी वन है। या तो ऑब्जेक्ट उठा के या ऑब्जेक्ट के साथ, दोनों तरीके से हम इसको यूज कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट के साथ भी हम इसे यूज कर सकते हैं और विदाउट ऑब्जेक्ट भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा 2 मिनट फ्रेंड्स, पानी पी लूं। हाँ जी, ये थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है बट आपको अच्छे से पढ़ना है। मैं सोच रहा था 2 वीडियो में कवर करूं, बट मतलब नहीं रहेगा, अपन पर वीडियो के हिसाब से चैप्टर कर रहे हैं। इसलिए वीडियो अच्छा लग रहा हो लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए। चलिए, कुछ ऐसे वर्ब हैं जिनके बाद सीधा इन्फिनेटिव का प्रयोग होता है, जैसे अपीयर, सीम, अटेम्प्ट, ट्राई, एंडेवर, बिगिन, डिसाइड, डिजायर, रिमेंबर, फॉरगेट, सॉल्व, फेल, हैपन, हरी, रिफ्यूज, प्रॉमिस, प्रूफ। जैसे दे रिफ्यूज टू वर्ब, ये हमारा हो गया इन्फिनेटिव, ये दिमाग में बैठा लो। ही फेल्ड टू पास, ये हमारा हो गया इन्फिनेटिव। ध्यान रखें, ऐसे वाक्यों में टू प्लस वी वन का प्रयोग होना चाहिए। वहाँ सामान्यतः दैट का प्रयोग कर प्रॉब्लम दिया जाता है। जैसे कि ही फॉरगेट दैट ही शुड ब्रिंग अ पेन। नहीं भाई, हमने अभी पढ़ा फॉरगेट, फॉरगेट के साथ क्या होता है? टू प्लस वी वन आता है, तो दैट ही शुड थोड़ी ना आएगा। ही फॉरगेट टू
ब्रिंग अ पेन, सिंपल ऐसा हमारा एक टेंस आएगा, ठीक है। ये देखिए कहाँ गया टेंस, ये लिया, ही फॉरगेट टू ब्रिंग अ पेन, ठीक है। नोट, रिमेंबर, फॉरगेट, लाइक, स्टॉप आदि कुछ ऐसे वर्ब हैं जिनके बाद इन्फिनिटिव, टू प्लस वी वन तथा जेरेंड, वी प्लस आई एन जी, ये एक नया वर्ड आ गया, चलो इसको भी समझते हैं। वी प्लस आई एन जी के प्रयोग से अर्थ में अंतर आता है। कैसे? यहाँ पे हमने लिख लिया टू प्लस वी वन, दिस इज अवर इन्फिनेटिव, ठीक है। एक तरीके से मैं आपको एग्जाम्पल ही देता हूँ, टू प्लस पोस्ट, वी वन हो गया, ये हमारा हो गया इन्फिनेटिव, लेकिन टू हटा दिया और हमने वी में आई एन जी लगा दिया, वर्ब में हमारे आई एन जी लगा दिया। पोस्टिंग, दिस इज जेरेंड, ठीक है। जेरेंड क्या होता है? वर्ब में आई एन जी लगा दो तो हमारा सब्जेक्ट की तरह काम करेगा, ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा, और वो से हम जेरेंड कहते हैं, ठीक है। पोस्टिंग, टू पोस्ट और टू पोस्टिंग। अब आइए इसमें दोनों में अंतर है कि नहीं, कैसे अंतर है, आइए एग्जाम्पल कैसे समझते हैं। आई विल रिमेंबर टू पोस्ट द लेटर, ये एक टेंस हो गया, रिमेंबर टू पोस्ट। आई विल रिमेंबर पोस्टिंग, रिमेंबर पोस्टिंग द लेटर, यहाँ पे टू प्लस पोस्ट इज इन्फिनेटिव और यहाँ पे पोस्टिंग इज अ जेरेंड, ठीक है। अब यहाँ पे दोनों का मीनिंग देखिए, आई विल रिमेंबर टू पोस्ट अ लेटर, मैं याद रखूंगा लेटर को पोस्ट करना, चिट्ठी पोस्ट करनी है और उसे मैं याद रखूंगा, है ना, ये चीज़ का सेंस निकल रहा है। अब नीचे वाला हम देखते हैं, आई विल रिमेंबर पोस्टिंग द लेटर, मैं चिट्ठी पोस्ट करना याद रखूंगा, करी थी जो वो याद रखूंगा, ठीक है। कभी पोस्टिंग हुई होगी उसको याद रखेगा, ठीक है। चिट्ठी पोस्ट की गई और इसे मैं याद रखूंगा, चिट्ठी पोस्ट करनी है और इसे मैं याद रखूंगा, मतलब यहाँ पे जो ये काम है पोस्ट का, ये आई को करना है, ठीक है। और यहाँ पे जो ये पोस्टिंग का काम है ये हो गया है, ठीक है, इसे याद रखेगा आई, ठीक है। तो ये फ़र्क होता है जेरेंड और इन्फिनेटिव में। इस तरीके से इन दोनों का मीनिंग बदल जाता है अगर हमने इन्फिनेटिव की जगह जेरेंड या जेरेंड की जगह इन्फिनेटिव लगा दिया तो। नेक्स्ट है हमारा, ही स्टॉप टू स्मोक, ही स्टॉप्ड टू स्मोक, यहाँ पे आ गया इन्फिनेटिव, वह सिगरेट पीने के लिए रुका या ठहरा, ही स्टॉप्ड वह रुका, टू स्मोक, ठीक है, तो वो सिगरेट पीने के लिए रुका, और ही स्टॉप्ड स्मोकिंग, तो यहाँ पे क्या करा, उसने रोक दी क्या, स्मोकिंग, स्मोकिंग करना छोड़ दी, तो दोनों में यहाँ पे टू स्मोक और इसमें अंतर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा नोज, नो, नो के बाद आवश्यकता अनुसार हाउ, वर, वेयर, व्हेन एंड वाई दोनों का प्रयोग कर इन्फिनेटिव का प्रयोग किया जाता है। नो ऐसा है, नो के बाद हमेशा हमें ये यूज़ करना है और इन्फिनेटिव यूज़ करना है, फिर उसके बाद ये हमारा कंस्ट्रक्शन है। जैसे कि ये नो, उसके बाद हमने हाउ यूज़ करा और टू राइट यूज़ करा, ये हमारा कंस्ट्रक्शन हो गया, ठीक है। आई नो हाउ टू राइट अ पैराग्राफ, ठीक है। दे नो डैश, डैश तीन लेटर दे दिए उन्होंने, अब अपनों को ध्यान रखना है किसकी जगह कैसा यूज़ करना। डैश टू स्टार्ट अ वर्क, दे नो व्हेन टू स्टार्ट अ वर्क, ठीक है, यहाँ पे व्हेन यूज़ करेंगे हम, ठीक है। इतना समझ में आया। अब यहाँ पे नोइंग वाला वर्ड कुछ नहीं होता है, ठीक है, नो होता है, नोइंग कभी नहीं होता, इतना आपको समझ में आया। आगे बढ़ते हैं, ध्यान रखें नो के बाद सीधा इन्फिनेटिव, सीधा इन्फिनेटिव अगर यूज़ है, जैसे नो टू स्टॉप, नहीं, तो ये गलत हो जाएगा, इसके बीच में हमें लगाना पड़ेगा हाउ, नो हाउ टू स्टॉप, ठीक है। तो इस तरीके से इसको सुधारा जाएगा और हमारे 2 मार्क्स पक्के कर दिए जाएंगे एसएससी के एग्जाम में, बल्ले बल्ले। आगे बढ़ते हैं, ही इन्फॉर्म्ड मी दैट ही न्यू टू प्ले, ये भाई हमने पकड़ लिया, ये मिस्टेक है, न्यू टू की जगह आएगा न्यू हाउ टू प्ले, और ये हमने सही कर दिया, 1 और 2 मार्क आ गए हमारे। अब आ गया हमारा मेन चीज़, ओमिशन ऑफ टू, भैया टू लगाया है तो टू हटाना भी हमें ध्यान रखना है कि कहाँ में टू रखना है, कहाँ में टू नहीं रखना है। जहाँ हमने टू रखा वो हमारा इन्फिनेटिव, जहाँ हमने टू नहीं रखा वो हमारा बैर इन्फिनेटिव कहलाता है, ठीक है। ये हो गया हमारा बैर इन्फिनेटिव। अभी हमने पिछले में सेंटेंस पढ़ा था, अलाउ हिम
टू गो एक हमारा इन्फिनेटिव था, हमने गो भी यूज़ करा था, तो गो में भी इन्फिनेटिव हम बोल रहे हैं कैसे, लेकिन ये होता है बैर इन्फिनेटिव। ठीक है, इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। आइए नीचे चलते हैं। लेट, बिड, वॉच, बिहोल्ड, सी, फील, मेक के बाद इन्फिनेटिव का प्रयोग बगैर टू के होता है। अगर हम एज ए इन्फिनेटिव यूज़ कर रहे हैं किसी को और हमें उसके पहले लेट, बिड ये सब आ चुका है, तो हमें टू हटा देना है। कैसे? आई हर्ड हिम स्पीक अ सेवरल सब्जेक्ट, दिस इज अ राइट कंस्ट्रक्शन, ना कि आई हर्ड हिम टू स्पीक। हिम टू करके अगर आप टू स्पीक करके दिया जाएगा तो वो गलत है, वहाँ आपको सुधारना है, क्योंकि अभी हमने पढ़ा है। उसके बाद वी वॉच्ड हिम गो एंड रिटर्न, वी वॉच्ड हिम टू गो एंड रिटर्न, दिस इज द रॉन्ग, टू हटा देंगे, यहाँ पे सिर्फ गो एंड रिटर्न आएगा, दिस इज अ बैड रेफरेटिव। नेक्स्ट है हमारा आई मेड हर लाफ, आई मेड हर टू लाफ नहीं आएगा। अगर हम बैर इन्फिनेटिव की तरह यूज़ कर रहे हैं, हमने ऊपर पढ़ा है कौन कौन से, लेट, बिड, वॉच, बिहोल्ड, सी, विल, फील, मैक, मैक का मैड भी होता है। नेक्स्ट, किंतु पैसिव में उपरोक्त वर्णित वर्ब के बाद टू इन्फिनेटिव का प्रयोग होता है। भैया पैसिव में बैर इन्फिनेटिव यूज़ होगा ही नहीं। ठीक है, मैड है तो हमें टू के साथ लगाना है टू इन्फिनेटिव, टू लाफ। ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना है। पैसिव और एक्टिव के बारे में मैंने समझा दिया अभी आपको थोड़ी देर पहले ही। नेक्स्ट है हमारा मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स। पता ही हमें, कैन, कुड, may, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, मस्ट, नॉट, नॉट, नीड नॉट। इन्फिनेटिव का प्रयोग बिना टू के होता है, और इनके बाद अगर हमने इन्फिनेटिव यूज़ करा है बिना टू, मतलब बैर इन्फिनेटिव, सिंपल बात। मतलब मॉडल के बाद डायरेक्ट हम बैर इन्फिनेटिव यूज़ करेंगे, ना कि हम आई शैल टू गो, ऐसा बिल्कुल नहीं यूज़ करेंगे। आई शैल टू गो नहीं करेंगे हम भाई, आई शैल गो टू। अब यहाँ पे क्या होगा कि थोड़ा सा कन्फ्यूजन देते हैं कि यार गो के बाद टू आ गया या टू के पहले गो आ गया, इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन दिए जाते हैं। अगर गो का प्रयोग इन्फिनेटिव के रूप में है तो टू इधर आ जाएगा, है ना, और गो का प्रयोग टू गो टू आ जाएगा। ठीक है, अगर गो का प्रयोग बैर इन्फिनेटिव के रूप में टू अड़ जाएगा, सिर्फ गो टू रहेगा। तो कभी कभी हम कंफ्यूज होते हैं कि टू गो टू है तो सही है कि नहीं, वो ये ध्यान रखना है कि आपने इन्फिनेटिव की तरह यूज़ करा है कि बैर इन्फिनेटिव की तरह यूज़ करा। आगे बढ़ते हैं। यू नीड नॉट वर्क हार्ड। ठीक है, यहाँ पे ऐसे बैर इन्फिनेटिव है, मॉडल वर्ब है, तो हमें बैर इन्फिनेटिव ही यूज़ करना है, टू नहीं यूज़ करना मॉडल वर्ब के साथ, ही हमने पढ़ लिया है। आगे बढ़ते हैं। सी पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैंने लिख रखा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हैड बेटर, हैड रेदर, हैड सूनर, हैड सून, हैड एज सून, डैश एज के साथ बैर इन्फिनेटिव, इन्फिनेटिव विदाउट टू का प्रयोग होता है। हैड बेटर गो नाउ, हैड सून, हैड एज सून रन एज वॉक। अब ठीक है, देखिए टेंस में हमने पढ़ा था कि जो हैड वाला टर्म होता है हैज, हैड, इसके बाद हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लेते हैं। बट यहाँ पे कन्फ्यूजन मत होना, आप थोड़ा सा इसको दिमाग शांत रख के पढ़ेंगे तो हैड के बाद बेटर वाला कंस्ट्रक्शन, रेदर वाला कंस्ट्रक्शन, सूनर और एज सून वाला कंस्ट्रक्शन के बाद हमें बैर इन्फिनेटिव मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सिंपल से रखना है। ठीक है, शी हैड एज सुन रन एज वॉक। ठीक है, हैड यूज करा तो यहाँ इसको V3 मत कर देना, इसको बैर इन्फिनेटिव ही रखना है हमको, ये चीज़ का ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। ध्यान रखें, हैड सुनर, हैड बेटर के बाद V3 का प्रयोग करके प्रॉब्लम देते हैं, देख लीजिए भाई, ये अभी मैंने जो आपको समझाया। हैड बेटर गॉन, नहीं गॉन नहीं, गो। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, 2 मार्क्स पक्के, अभी ठीक करवा दिया मैंने आपको। कंजक्शन, देन के बाद टू का प्रयोग हटाएंगे, कंजक्शन प्लस देन है, जैसे ही हैड बेटर रीड देन राइट ही होगा, रीड देन के बाद टू प्लस V1 नहीं आएगा, जो कि गलत है, बैर इन्फिनेटिव का प्रयोग सही है। ठीक है, इतना हमको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। यदि बट का प्रयोग प्रिपोजिशन के रूप में हो तथा इसके पहले डू वर्ब का कोई भी रूप हो तो बट के बाद बैर इन्फिनेटिव होता है। मतलब डू वर्ब कौन सी, इज, एम, आर, वॉज, वर। ठीक है, ये हमने पढ़ा था, इज, एम, आर, वॉज, वर, डू, डिड। ठीक है, ये हमारी, सॉरी, डू डिड, इज, एम, आर तो बी वर्ब है ना, यहाँ पे डू वर्ब बोला है ना, डू वर्ब मतलब डू, डिड एंड डज। अगर इसके बाद कहीं बट का आ रहा है तो हम बैर इन्फिनेटिव लेंगे। ठीक है, बैर इन्फिनेटिव का यूज़ करेंगे, डिड या डज आ गया है और बट बीच में है। ठीक है,
ये हमारा इन्फिनेटिव वाला सेक्शन खत्म। ठीक है, हमने क्या क्या पढ़ लिया? हमने ऑक्सिलरी वर्ब पढ़ लिया, हमने मॉडल वर्ब पढ़ लिया, हमने मेन वर्ब पढ़ लिया, मेन वर्ब में हमने इन्फिनेटिव पढ़ लिया, हमने बैर इन्फिनेटिव पढ़ लिया, हमने जिरेंड पढ़ लिया। तो ये हमारे वर्ब का बहुत बहुत सारे टॉपिक्स खत्म हो गए। अब एक आखिरी सा टॉपिक बचा हमारा पार्टिसिपल। उसके बाद हमारा मॉडल वर्ब का चैप्टर खत्म। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और दम भर लीजिए। नेक्स्ट है हमारा पार्टिसिपल। क्रिया का वह रूप है जो एक क्रिया के रूप में तथा एक विशेषण के रूप में काम करता है। विशेषण मतलब एडजेक्टिव। ठीक है, कैसे? ही इज रनिंग इन अ फील्ड। ठीक है, रनिंग एक वर्ब है, बट रनिंग यहाँ पे एक एडजेक्टिव की तरह भी यूज हो रहा है। अभी हमने जो पढ़ा था वहाँ पे ड्रंक और ड्रंकन, ये हमारी वर्ब थी थर्ड फॉर्म। ये हमारा था क्या भैया? क्या पार्टिसिपल था? ये हमारा था पास्ट पार्टिसिपल। ठीक है, ये हमारा है प्रेजेंट पार्टिसिपल। एज अ एडजेक्टिव वर्ब काम कर रहा है, ये भी एज अ एडजेक्टिव काम कर रहा है, लेकिन ये पास्ट पार्टिसिपल है। और ये हमारा रनिंग हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल है। तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। ठीक है, ही इज़ रनिंग इन अ फील्ड, यहाँ पे दौड़ वर्ब की तरह यूज़ कर रहे हैं, वो दौड़ रहा है। द रनिंग बॉय नाउन की विशेषता बताता है, उसके पहले एडजेक्टिव कैसा, लड़का कैसा, दौड़ता हुआ लड़का। ठीक है, तो ये एडजेक्टिव तरह काम यहाँ रनिंग का यूज़ हो रहा है। इस तरह के हम पार्टिसिपल का यूज़ करते हैं। द वर्क हैज़ टायर्ड मी, अ टायर्ड वर्क, ये हमारा हो गया पास्ट पार्टिसिपल टायर्ड। ठीक है, यहाँ पे हमने एडजेक्टिव की तरह यूज़ करवाया है इसको नाउन के पहले, है ना, कैसा आदमी, टायर्ड आदमी। ठीक है, तो ये एडजेक्टिव हो गया, लेकिन पास्ट पार्टिसिपल हमारा हो गया। आ गया? अब देख लीजिए, वर्ब में आईएनजी है और एडजेक्टिव की तरह यूज़ हो रहा है, तो ये हमारा पार्टिसिपल कहलाएगा। वर्ब में आईएनजी है और नाउन की तरह यूज़ हो रहा है, तो ये हमारा जेरेंड कहलाएगा। और वर्ब में आईएनजी है और वर्ब की तरह यूज़ हो रहा है, तो वर्ब ही कहलाएगा। ठीक है, तो इसका आपको ध्यान रखना है, ना कि रनिंग भी होता है, रन भी होता है। अब रन को अपन वर्ब की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, रन को अपन जेरेंड की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और वर्ब को अपन एडजेक्टिव की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, यह आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं और ऊपर, हाँ, वाक्य 1 में रनिंग का प्रेजेंट पार्टिसिपल है जो कि क्रिया का काम कर रहा है। वाक्य 7 में प्रेजेंट पार्टिसिपल है जो एडजेक्टिव का काम कर रहा है। इस प्रकार का वाक्य में थर्ड टायर्ड पार्टिसिपल, ये हमारा टायर्ड हो गया। अरे कहाँ गया भाई पेन? टायर्ड हमारा पास्ट पार्टिसिपल है। ठीक है, यहाँ पे हमारा क्रिया की तरह काम कर रहा है। और फोर्थ में हमारा टायर्ड पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। ठीक है, टाइप ऑफ पार्टिसिपल्स, प्रेजेंट पार्टिसिपल्स और पास्ट पार्टिसिपल्स, ये दो चीज़ मैंने बता दी आपको। रनिंग, वॉकिंग, स्विमिंग, आईएनजी लगाया है हमने, तो प्रेजेंट पार्टिसिपल कहलाएगा। पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है? हमने ईडी अगर यूज़ करा है, या टी यूज़ करा है, या ईएन यूज़ करा है। ठीक है, जैसे कि वर्कड, बैंट, ENT, SENT, है ना, बीटन, EN वाले अभी हमने पीछे वर्ड पढ़े थे, याद हो तो बहुत सारे। तो ये हमारे पास्ट पार्टिसिपल्स कहलाते हैं। जैसे डन का गॉन हो जाता है, डन का डन, डू का डन हो जाता है, गो का गॉन हो जाता है। ठीक है, पार्टिसिपल के प्रयोग में संबंधित प्रॉब्लम दिए जाते हैं। इसके लिए निम्नलिखित तथ्यों को देखें। पार्टिसिपल का प्रयोग दो या दो से अधिक वाक्यों को जोड़ने के लिए किया जाता है। ठीक है, ये दो काम हो रहे हैं, ही टूक अ गन एंड ही शॉट अ टाइगर। अब यहाँ पे क्या हो रहा है? रिपीटेशन ऑफ वर्ड हो रहा है, ही बार बार यूज हो रहा है, तो हमको रिपीटेशन नहीं करना है, तो हम इस टेंस को जोड़ेंगे। काम दोनों एक ही है, आदमी कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे काम दोनों एक ही आदमी कर रहा है, ये बात को दिमाग में बैठा लो जो मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, अब हम यहाँ पे पार्टिसिपल यूज करेंगे और इसको ज्वाइन कर देंगे। जैसे हैविंग टेकन द गन ही शॉट अ टाइगर, ही शॉट द टाइगर। ठीक है, हैविंग प्लस V3, ये हमारा एक्टिव वॉइस हो गया। हैविंग बीन प्लस V3 अगर लगाते हैं तो हमारा पैसिव वॉइस टेंस कहलाता है। बस ये चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़े। हर पार्टिसिपल के लिए एक सब्जेक्ट ऑफ रेफरेंस होता है। ठीक है, सब्जेक्ट ऑफ रेफरेंस अब वो किसे कहते हैं? ये हैविंग है, ये पार्टिसिपल है, इसका सब्जेक्ट ऑफ रेफरेंस है ही। ठीक है, ये टेकन गन वाला काम किसने करा? ही ने, है ना, और शॉर्ट टाइगर को किसने करा? वो भी ही ने। तो दिस इज अ सब्जेक्ट ऑफ रेफरेंस। ठीक है, हाँ, का पढ़ा पन्ना, हाँ, हैविंग टेकन द गन ही शॉट टाइगर। हैविंग एक प्रेजेंट पार्टिसिपल है ना, और सब्जेक्ट ऑफ रेफरेंस वाक्य में ही है, ये अभी मैंने आपको बताया। ध्यान रखें, पार्टिसिपल के प्रयोग में सामान्यतः प्रिंसिपल
पार्टिसिपल के लिए उपयुक्त सब्जेक्ट का प्रयोग न कर प्रॉब्लम दिया जाता है। मतलब कहने का उनका ये है कि ये जो हैविंग यूज़ करा है इसको प्रॉपर सब्जेक्ट ऑफ रेफरेंस नहीं दिया जाता, ठीक है, वो यूज़ कर दिया जाता है। तो वहाँ अपन को ध्यान रखना है। कैसे? वॉकिंग इन अ फील्ड, अ स्नेक बाइट हिम। क्या ये वॉकिंग जो है वो स्नेक के लिए यूज़ करा गया है, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा क्या है? अ स्नेक यहाँ पे, ठीक है, सब्जेक्ट ऑफ रेफरेंस। अब क्या ये अ स्नेक वाला काम वॉकिंग से रिलेट कर रहा है क्या? नहीं। इसको वॉकिंग हटा दीजिए, इसको उठा के यहाँ रखिए, अ स्नेक इन अ फील्ड, अ स्नेक बिट हिम, ऐसा थोड़ी ना होता। वो तो वॉकिंग इन अ फील्ड है, मतलब कोई इंसान चल रहा था, उसको स्नेक ने काटा, ठीक है। तो यहाँ पे टेंस का पूरा मीनिंग ही बदल गया। अब यहाँ पे देखते हैं ऊपर अपन ने जो पढ़ा, ये हैविंग है, इसको काटो, ही को उठा के हमने यहाँ रखा, ही टेकन द गन, ही शॉट द टाइगर। हाँ, मतलब उसने गन उठाई थी और उसने टाइगर को मारा था। तो अब हम यहाँ पे पार्टिसिपल यूज़ कर सकते हैं, हैविंग टेकन अ गन, ही शॉट अ टाइगर। बट यहाँ पे हम पार्टिसिपल का यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे ये जो हमारा सब्जेक्ट यहाँ रख के देख रहे हैं तो वो प्रॉपर मीनिंग नहीं दे रहा है। ये चीज़ थोड़ा सा दिमाग में और फास्ट में करके देखना, और कुछ नहीं। इस वाक्य में वॉकिंग प्रिंसिपल है, हाँ, ये जो मैंने आपको बताया वही चीज़ें। आगे बढ़ते हैं। आगे वाइल रिलेट करना है पहले। देखिए, अब देखिए, ये वाइल ही वॉज वॉकिंग इन अ फील्ड अ स्नेक बाइट हिम, इस तरीके से हम इसको शुद्ध कर देंगे, है ना। वो टेंस हमारा गलत था, उसको सुधारेंगे कैसे? हम वाइल लगा के, कि जब वो वॉक कर रहा था तब स्नेक बाइट हिम। अब आपके साथ वाइल हमने यूज़ करा है, तो ये वाइल का यूज़ कब होगा? पहले जो काम हुआ है उसके साथ वाइल यूज़ होगा, उसके बाद जो काम हुआ है वो दूसरा काम दूर रहेगा, ठीक है। अब ध्यान रखिए, पहला काम क्या होता है? वो पहले ही किसी को, जब कोई होगा नहीं उसके पहले कि कोई काटेगा क्या? नहीं ना, पहले किसी को वॉक करना पड़ेगा, तो पहले ही वॉक कर रहा था, तो पहले के साथ हमने वाइट लगा दिया, वो दूसरे को दूर रख दिया। ये हमारा एक कंस्ट्रक्शन हो गया। ही वॉज वॉकिंग इन ए फील्ड स्नेक बाइट, मुझे सब मैंने आपको वही बताया है। फिर ध्यान रखें कि जब सब्जेक्ट एक काम कर रहा है तथा दूसरा सब्जेक्ट उसके बीच में कोई काम कर रहा है, तो पहला सब्जेक्ट के साथ वाइल होता है, अभी आपको बताया मैंने। नोट है, जब भी प्रिंसिपल वाला वाक्य आपको मिले तो दूसरे क्लॉज के सब्जेक्ट को मन ही मन में, हाँ, यहाँ पे आपको कहने का मतलब है कि मन ही मन में देखो कि कौन सा काम पहले हो रहा है। वॉकिंग इन अ फील्ड ही सॉ अ डेड टाइगर। अब यहाँ पे देखना है कि काम क्या हुआ है। ही, इसको इधर रख दिया हमने आगे, ही वॉकिंग इन अ फील्ड ही सॉ टाइगर। हाँ, मालूम है, मतलब दोनों काम एक ही कर रहा है, एक ही इंसान कर रहा है, तो यहाँ पे वॉकिंग का तो हमारा सही है, ठीक है। बाकी हमने जो करा है इसमें कोई एरर नहीं है, ठीक है। इस वाक्य में पार्टिसिपल वॉकिंग है, इसके साथ कोई सब्जेक्ट नहीं है, वाक्य के मुख्य क्रिया का सब्जेक्ट ही है। इस ही को वॉकिंग के पहले रखने पर ही वॉकिंग वाइल ही वॉज वॉकिंग मिलता है, अर्थात इस वाक्य में पार्टिसिपल वॉकिंग का सब्जेक्ट ऑफ रेफरेंस ही है, और इस प्रकार पार्टिसिपल का प्रयोग सही है। उसका कहने का मतलब वही है। कमिंग टूवर्ड्स हर हस्बैंड द ग्लास स्लिप्ड फ्रॉम हर हैंड। बनाइए इसको, कमिंग टूवर्ड्स हर हस्बैंड द ग्लास स्लिप्ड क्या हुआ? द ग्लास, ग्लास को यहां रखा, द ग्लास कमिंग टूवर्ड हर हस्बैंड द ग्लास स्लिप्ड फ्रॉम हर हैंड। बिल्कुल सेंस नहीं बन रहा है, क्योंकि जो आने का काम कर रहा है, कमिंग वाला काम कर रहा है, वो तो हर कर रही है, और स्लिप होने का काम कर रहा है वो ग्लास कर रहा है। मतलब यहाँ पे भाई दो दो सब्जेक्ट हैं और दो दो वर्ब हैं। दो दो वर्ब तो चलती है, लेकिन सब्जेक्ट एक ही होना चाहिए, यहाँ पे सब्जेक्ट हमारा दो दो है, तो ये चीज़ हमारी कंस्ट्रक्शन गलत है। अब इसका सुधार वाइल के साथ हमें करना है, तो वाइल क्या हो के साथ हम पहले क्या यूज़ करेंगे? पहले वो आने का काम कर रही थी, वाइल शी वॉज कमिंग टूवर्ड हर हस्बैंड द ग्लास स्लिप्ड फ्रॉम हर हैंड, ठीक है। पहले ग्लास स्लिप नहीं हुआ, पहले वो आ रही थी, तो वाइल के साथ हमने शी को यूज़ करा, द ग्लास। अब देखिए यहाँ पे उसने क्या बोला, इस वाक्य में पार्टिसिपल कमिंग के साथ जिनके साथ कोई सब्जेक्ट नहीं है, वाक्य को मुख्य रूप में सब्जेक्ट द ग्लास है। इस द ग्लास की कमिंग के पहले रखने पर हमने अभी रख के देखा, द ग्लास कमिंग टूवर्ड्स हर हस्बैंड वाइल द ग्लास कमिंग टूवर्ड हस्बैंड, ये पूरा गलत सेंस दे रहा था, अर्थात ग्लास और पति की ओर आ रहा था, मिलता है, जो मीनिंगलेस है उसने बताया। अर्थात पार्टिसिपल कमिंग का सब्जेक्ट
रेफरेंस द ग्लास नहीं है बल्कि बिल्कुल स्पष्ट है। फिर पार्ट डी में हर को देखकर हमें पता चलता है कि हम कहना चाहते हैं कि वह अपने पति की ओर आ रही थी, ग्लास उसके हाथ से फिसल गया। तो वाइल शी वॉज कमिंग टूवर्ड द हस्बैंड द ग्लास स्लिप फ्रॉम हर हैंड। अब ये हमारा टेंस बिल्कुल सही हो गया। ठीक है, आगे बढ़ें। पार्ट ए में वाइल शी वॉज कमिंग का प्रयोग करना पड़ेगा। ठीक है, आगे पार्ट ए में, अरे भैया कहाँ गए हो, वाइल शी वॉज कमिंग टूवर्ड, ये हमारा सही था, ये हमने यूज़ कर लिया था, है ना। आगे बढ़ते हैं, अगला एग्जाम्पल है, कुछ और वाक्य देखें। ठीक है, बीइंग अ फाइन डे ही वेंट आउट फॉर अ वॉक। ही वेंट आउट, ये हमारा एक सब्जेक्ट दिख रहा है हमको, जाने का काम ही कर रहा है और फाइन डे की बात हो रही है, ये ही को हमने उठा के यहाँ रखा। ही बीइंग अ फाइन डे, वो कोई एक दिन है क्या, बात ही खत्म, हमने पकड़ लिया, टेंस गलत है। अब क्या होगा, यहाँ पे बीइंग है और यहाँ पे फाइन डे के अकॉर्डिंग हमें चाहिए एक सब्जेक्ट। तो यहाँ पे हम, अरे भैया ये क्या हो रहा है, हाँ ये जी, यहाँ पे हम क्या करेंगे, इट का यूज़ करेंगे। इट बीइंग अ फाइन डे ही वेंट आउट फॉर अ वॉक। जैसे बीइंग अ ब्यूटीफुल साइट इट चार्म ऑल ऑफ अस। भैया ये इट हमको सब्जेक्ट दिख रहा है ना, चार्म्ड ऑल ऑफ अस किसने करा, एक साइट ने करा। ठीक है, इट को उठा के हमने यहाँ रखा। इट बीइंग अ ब्यूटीफुल साइट इट चार्म ऑल ऑफ अस, बिल्कुल भैया एकदम सही, ये टेंस प्रॉपर सही है, क्योंकि वही एक ब्यूटीफुल साइट थी, उसने ही हमको चार्म करा। ठीक है, यहाँ पे सेंस प्रॉपर बन रहा है। अब ये क्या कहना चाह रहे हैं अपन ने जो पढ़ा, उसके अलावा वाक्य में बीइंग अनरिलेटेड प्रिंसिपल है क्योंकि इसका सब्जेक्ट ऑफ रेफरेंस वी नहीं है। यदि वी का सब्जेक्ट ऑफ माना जाता तो वी बीइंग अ फाइन डे होता, नहीं भैया हमने बीइंग अ फाइन डे था ही नहीं, तो वी वर नहीं मिलता, जो कि बिल्कुल गलत है। और इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट इसने बोला है इट, तो इट का प्रयोग किया जाता, अतः बीइंग के पहले इट का प्रयोग होगा, हमने कर लिया, इट बीइंग अ फाइन डे कर लिया हमने, है ना, और इट वॉज फाइन। ठीक है, तो ये हमारा तो पूरा सही हो गया कामकाज। नेक्स्ट है हमारा, फिर वाक्य में बीइंग के साथ सब्जेक्ट ऑफ रेफरेंस के रूप में इट आया। इट बीइंग के पहले हमने देखा इट वॉज अ ब्यूटीफुल साइट, इट वॉज अ ब्यूटीफुल साइट, ठीक है हमने पढ़ लिया था, है ना, तो ये हमारा सेकंड वाला सही हो गया था। ठीक है, जो हमने पढ़ा पूरा का पूरा वही लिखा हुआ है। आगे बढ़े, एक्टिव वॉइस में किसी एक्शन को पूर्णता बताने के लिए हैविंग प्लस V3 का प्रयोग किया जाता है, किंतु पैसिव में हैविंग बीन प्लस V3 का प्रयोग या बीन प्लस V3 का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ये एक्टिव पैसिव में थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, यहाँ भी ऐसी पढ़ लीजिए। हैविंग टेकन ब्रेकफास्ट ही वेंट आउट, ब्रेकफास्ट किसने लिया था, ही नहीं लिया था, हाँ भाई सही है, ही हैविंग टेकन अ ब्रेकफास्ट बिल्कुल सही है, ये हमारा सही है। हैविंग के साथ हमने टेकन यूज़ करा, ये उसने बता दिया, है ना। अभी हमारा चल रहा है एक्टिव वॉइस। ठीक है, तो हैविंग के बाद हम V3 यूज़ कर लिया है। वहीं हम पैसिव में देखें, आफ्टर ही हैड टेकन ब्रेकफास्ट ही वेंट आउट, ये इसका वाक्य का अर्थ है। द लीडर हैविंग बीन किल्ड ही द फॉलोवर रन अवे। ठीक है, जो लीडर है वो किल्ड हो गया था, खुद से तो किल्ड होगा नहीं, किसी ने मारा ही होगा, तो ये पैसिव टेंस है हमारा। ठीक है, किल्ड खुद से तो होता नहीं, कोई किसी ने मारा ही होगा लीडर को, तो ये हमारा पैसिव में जाना चाहिए, तो इसलिए हमने पैसिव लगा दिया, यहाँ पे बात ही खत्म। आगे बढ़ते हैं, द लीडर बीइंग किल्ड द फॉलोवर रन अवे। अभी हमने पढ़ा था हैविंग बीन और V3, या तो बीइंग प्लस V3 हम यूज़ कर सकते हैं, दोनों में से कोई भी एक से दोनों सही रहेगा। ठीक है, पैसिव में नोट है हमारा, हैविंग बीन किल्ड या बीइंग किल्ड दोनों इक्वल है। ठीक है, पढ़ लिया है तो हमने। आफ्टर लीडर हैड बीन किल्ड द फॉलोवर वे रन अवे, ये वही वाला कंस्ट्रक्शन है। आगे बढ़े, बस ख़त्म ही होने वाला हमारा वर्ब का चैप्टर, और हमने बहुत ज़्यादा ही अच्छा पढ़ लिया है। आप लोगों का वीडियो में बनाने के लिए धन्यवाद, यहाँ तक जो भी बना है अभी तक, मैं तो कह रहा हूँ उसका अच्छे से स्कोर इम्प्रूव होने वाला है, क्योंकि सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। ध्यान रखें कि किसी ऐसे वाक्य में जहाँ हैविंग प्लस V3 का प्रयोग होना है, वहीं
कहीं एक्टिव का यूज़ होना है तो वहाँ पैसिव का यूज़ कर देंगे, जहाँ पैसिव का यूज़ होना है वहाँ एक्टिव का यूज़ कर देंगे। ये कहने का मतलब है इसका, द सन हैव राइजन द फॉग डिसअपियर। राइजन यहाँ वर्ब दिख रही है, राइजन होना काम कौन कर रहा है, सन, लेकिन सन हैविंग राइजन, इस पार्ट में बीन लगेगा क्योंकि टू बी इज एम आर वॉज वर प्लस V3 का प्रयोग हम पैसिव में करते हैं भैया। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, राइजन हमने यूज़ करा है, मतलब ये जा रहा है पैसिव में, पैसिव में जा रहा है तो वहाँ हैविंग बीन का ध्यान रखना है। ठीक है, हैविंग बीन ये चीज़ हटी जाएगी, है ना। तो इस चीज़ को हम सुधारेंगे किससे, द सन हैविंग राइजन द फॉग डिसअपियर। ठीक है, राइजन का काम किसने करा, सन ने। ठीक है, यहाँ पे हमने लगा दिया एक्टिव वाला सेंस, है ना। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा, हैविंग डेजर्टेड बाय हर हस्बैंड शी कमिटेड सुसाइड। डेजर्टेड कौन कर रहा था, शी कर रही थी क्या, नहीं भाई, शी डेजर्टेड कर नहीं रही थी, बट हैविंग डेजर्टेड बाय हस्बैंड शी कमिटेड सुसाइड। ठीक है, इस वाक्य में हैविंग के बदले बीन का प्रयोग करना पड़ेगा क्योंकि वाक्य में हैविंग प्रिंसिपल का सब्जेक्ट ऑफ रेफरेंस शी है, अतः पार्टिसिपल के पहले शी का रखना, शी हैविंग डेजर्टेड बाय हस्बैंड मिलता है जो कि मीनिंगलेस है। अभी अपन ने पढ़ा, शी को उठा के यहाँ रखो, क्या ये सही बैठ रहा है, नहीं बैठ रहा। ठीक है, फिर पार्ट बी में प्रयुक्त बाय हर हस्बैंड से भी पता चलता है कि पार्टिसिपल का प्रयोग पैसिव में होना चाहिए। कैसे, पैसिव टेंस में अगर आप थोड़ा सा अभी आगे पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा कि ये जो बाय वाला वर्ड यूज़ होता है इनमें जनरली पैसिव में यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये बाय हर हस्बैंड से हमें पता चलता है कि पैसिव है, तो मतलब यहाँ पे थोड़ा कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, मतलब हमें यहाँ पे पैसिव भी लेना है और यहाँ पे हमें ये पार्टिसिपल का भी थोड़ा ध्यान रखना है। अतः हैविंग बीन डेजर्टेड बाय हर हस्बैंड आएगा, या आफ्टर शी हैड बीन डेजर्टेड बाय हर हस्बैंड आएगा। ठीक है, आफ्टर शी हैड बीन हस्बैंड। ठीक है, तो हैविंग बीन डेजर्टेड बाय हस्बैंड शी कमिटेड सुसाइड, जो कि सही नहीं है। ठीक है, विद्यार्थीगण इन सारे पहलुओं को ध्यान में रखकर पार्टिसिपल वाले वाक्य को निश्चित रूप से उन्हें पता चल जाएगा कैसा क्या शुद्ध है अशुद्ध है। किसी ऐसे शुद्ध सब्जेक्ट और रेफरेंस के स्वतंत्र होते हैं, जैसे कंसिडरिंग में हमें कोई नहीं देखना है, आई का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जजिंग में हमें ये नहीं देखना है, हमारा सब्जेक्ट ऑफ रेफरेंस नहीं चाहिए। रेफरिंग में, कंसिडरिंग में, रिगार्डिंग में, वोइंग में, वो ब्रॉडली में, स्पीकिंग में, ये कुछ ऐसे एक्सपेक्शन है जहाँ पे हमें सब्जेक्ट ऑफ रेफरेंस को नहीं देखना है। ठीक है भाई साहब, चैप्टर ख़त्म, बहुत ही बढ़िया, आप सभी के लिए तालियाँ। इस वीडियो को एक बार अच्छे से रिवाइज़ कर लेना, जिसने भी पुरानी वीडियोस नहीं देखी वो जाके वीडियोस देख लें। ठीक है, इसकी लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी है। वीडियो अच्छा लगा उसे लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड के साथ, और जो भी हमारे चैनल पर नया है वो भैया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। ठीक है, जो भी मैथ्स के सेशन देखना चाहता है उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी, जाकर देख लीजिए। ठीक है, मिलते हैं हम नेक्स्ट चैप्टर।